So today we are going to discuss worksheet 35 क्लास 10 धातु और अधातु वाला पार्ट ही आगे बढ़ाएंगे। आयनिक यौगिक वाला टॉपिक ही चल रहा है। इनकी फॉर्मेशन, आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं, ये हमने वर्कशीट 34 में सीखा था। और अब हम इसके ही आगे आयनिक यौगिकों के गुणों के बारे में जानेंगे। अब यहाँ देखिए, आपको पता ही है कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं यानी किसी से लेते हैं तो वो उनके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है, माइनस का। जब वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं तो ऋण आवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें ऋण आयन कहते हैं, यानी कि माइनस वाले, क्योंकि उनके ऊपर तो कर्ज चढ़ गया, ऋण चढ़ गया। और जो अपने इलेक्ट्रॉन्स खो देते हैं या जिन्हें दान कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, उनके ऊपर धन आवेश यानी पॉजिटिव वाला आ जाता है और उन्हें धन आयन कहते हैं। इसी तरह से जो धातुएं हैं ये ज़्यादातर अपने इलेक्ट्रॉन्स दान करती हैं और अधातुएं जो हैं ये दूसरों से धातुओं से इलेक्ट्रॉन्स लेती हैं। इस प्रकार धातुओं पर कौन सा आवेश आ गया, प्लस, और अधातु पर कौन सा आ गया, माइनस। अब इनके बीच में जो है आकर्षण बल पैदा हो जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं क्योंकि धातु ने इलेक्ट्रॉन दिया और अधातु ने ले लिया, तो इनके बीच में एक जोड़ा बन गया, इनके बीच में एक बंधन बन गया जिन्हें हम आयनिक आबंध कहते हैं। और इसी तरह के यौगिकों को आयनिक यौगिक कहा जाता है। आयनिक आबंध और आयनिक यौगिक ये आयनों से बने हुए होते हैं। इसके बारे में हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था। अब हम चलते हैं और देखते हैं आयनिक यौगिकों के भौतिक गुण। भौतिक गुण मतलब कि किस तरह की उनकी अवस्था रहेगी। सबसे पहले है जैसे भौतिक प्रकृति, किस अवस्था में होते हैं वो। जब कमरे के तापमान पर अधिकतर आयनिक यौगिक ठोस और थोड़े कठोर होते हैं, यानी कि इनके बीच में ना आकर्षण बल ही इतना ज़्यादा होता है कि मजबूत आकर्षण बल के कारण ये ठोस पास पास आ जाते हैं। इनके जो परमाणु हैं वो एक दूसरे के काफ़ी पास होते हैं, जिस कारण ये ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। और दूसरी बात, ये भंगुर होते हैं। भंगुर यानी कि आपने थोड़ा सा भी दाब लगाया तो ये टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे कांच की प्लेट टूट जाती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो नमक कई बार हमें डली के रूप में, मतलब एक आपको टुकड़ा गोला सा मिलता है ना, और जैसे ही हम उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो वो अब उसके कण जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार हम इन्हें कह सकते हैं कि ये भंगुर होते हैं। दूसरी बात, इनका गलनांक और क्वथनांक जो है वो बहुत अधिक होता है। उसका भी कारण यही है कि एक जो है वो प्लस वाला आवेश है और एक माइनस वाला आवेश है, तो दोनों विपरीत आवेश वाले एक दूसरे को मजबूती से पकड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ मजबूती से बंधे रहते हैं। यही मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो जितनी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी उतना ही गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होगा। गलनांक का मतलब क्या होता है कि जब कोई ठोस वस्तु है, सॉलिड है, और उसको लिक्विड बनाना है, द्रव बनाना है, जैसे हम सॉलिड को गर्म करते हैं, ठोस को, तो थोड़ी देर के बाद वो द्रव में टूट जाती है। अब जिस तापमान पर सॉलिड से लिक्विड बनता है, ठोस से द्रव बनता है, उसे हम गलनांक कहते हैं। इसी प्रकार उसी द्रव को अगर हम और गर्म करते जाते हैं तो वो गैस अवस्था में बदल जाता है। तो जिस तापमान पर लिक्विड गैस बन जाता है, द्रव गैसियस रूप में आ जाता है, तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। तो ऐसा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम नीचे से ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, तब ये अपने सॉलिड से लिक्विड बन जाते हैं और लिक्विड से गैस बन जाते हैं। अब इनके अंदर क्योंकि आयनिक आकर्षण बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन्हें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक भी ज़्यादा हैं। यहाँ पर आपकी एक टेबल भी दी हुई है जिसमें आपको बहुत सारे ये 4-5 आयनिक यौगिकों के उदाहरण दिए हुए हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक दिए हुए हैं। ये आपको लर्न नहीं करने हैं, ये आपको लर्न नहीं करने हैं। इनकी बस यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनके जो गलनांक या क्वथनांक हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। बस यहाँ से इनकी वैल्यूज़ का ये पता चलता है। और ये कुछ आयनिक यौगिकों के उदाहरण हैं। NaCl, सोडियम क्लोराइड जो हमारा साधारण नमक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ देखिए लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसमें आप देखेंगे ना, ये सारी धातुएं हैं, ये जो इस तरफ को हैं, मैग्नीशियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब धातुएं हैं। और इस तरफ क्लोरीन और ऑक्सीजन, ये अधातुएं हैं, क्योंकि धातुएं क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन देंगी और अधातुएं इलेक्ट्रॉन लेंगी। तो इन्हीं के बीच में ही आयनिक यौगिक बनते हैं। अब हम तीसरे भौतिक गुणधर्म की तरफ चलते हैं जिसमें है घुलनशीलता, यानी ये कौन से द्रवों में जो है ये किन किन द्रवों के साथ ये विलयन बना पाते हैं, पूरी तरह से घुल पाते हैं। तो ज़्यादातर जो ये संयोजी यौगिक हैं,
संयोजी आयनिक यौगिक हैं, यहाँ संयोजी वर्ड नहीं, वैद्युत संयोजी लिखा हुआ है। वैद्युत संयोजी मतलब कि विद्युत के सुचालक हैं, लेकिन ये हैं आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक जो है ये जल में घुलनशील हैं, लेकिन केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में ये अविलेय हैं, यानी उनमें ये नहीं घुलते। और चौथी और लास्ट इनका गुणधर्म है विद्युत चालकता। ये विद्युत के सुचालक हैं, लेकिन जब इन्हें या तो विलयन रूप में हो, जल के अंदर घोले गए हों, या फिर ये अपने द्रव अवस्था में हो, जब इन्हें आप पिघला देंगे तब। क्यों ऐसा क्यों होता है? गलित अवस्था में ही ये विद्युत का चालन करते हैं, या जल में विलयन रूप में होते हैं तभी ये विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि तब इनके अंदर आयन उपस्थित होते हैं। जब तक ये ठोस होते हैं तब देखो ना, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि ये आपस में इतने मजबूती से जुड़े हुए होते हैं कि आयन आप गति कर ही नहीं सकते, आयन मूव नहीं कर सकते ठोस अवस्था में। तो गलित अवस्था में जब हम इन्हें ऊष्मा देते हैं तो ये आयन्स अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अभी तक क्या था कि Na+ और Cl- जो, जैसे अगर मान लो हम इनका उदाहरण लें, तो ये आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही आप इन्हें गलाते हैं यानी कि मेल्ट करते हैं, तो सोडियम का ये प्लस आयन अलग हो जाता है, क्लोरीन का माइनस आयन अलग हो जाता है, और तब ये गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। तो इस प्रकार विद्युत के ये सुचालक हैं। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। एक यहाँ पर हम पहले ये डायग्राम भी डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके 5वें क्वेश्चन का भी आंसर है। ये आपका यहाँ पर 5th क्वेश्चन है कि आपको ये चित्र बनाना है, उसमें पूरी तरह से अच्छी तरह से नामांकित करेंगे। यहाँ पर क्या लिया गया है, देखिए ये कोई भी आयनिक यौगिक का जल में घुला हुआ विलयन लिया हमने, और जल में घोलेंगे तभी विद्युत चालकता का पता चलेगा। ये ग्रेफाइट की रॉड्स ही इलेक्ट्रोड्स बनाती हैं। आपने 8वीं क्लास में भी इस तरह के चित्र काफ़ी देखे हैं, ग्रेफाइट की छड़। और ये बीकर हो गया, यहाँ पर बैटरी, बल्ब और स्विच लगा हुआ है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब जल पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये जो विलयन है ये यहाँ से ये विद्युत का सुचालक है, ये करंट जो है इसमें दौड़ने लगा। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए बेटा, जब जैसे ही जल में घोला आपने किसी यौगिक को, तो आयन्स तो अलग हो चुके हैं, Na+ और Cl-। मान लीजिए हम वही सोडियम क्लोराइड का ही उदाहरण लेके चल रहे हैं, तो ये दोनों हैं तो अलग अलग, लेकिन इनको गति करने के लिए ये सब चीज़ें जब तक नहीं जोड़ेंगे, परिपथ पूरा नहीं करेंगे, तो इन्हें रास्ता कैसे मिलेगा? तो ये रास्ता देने के लिए ही हमने स्विच, बैटरी और बल्ब लगाया है। तो ये जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, ये आवेश जो है ये गति करने लगेंगे इस परिपथ पर, और विद्युत का चालन हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा। अब क्वेश्चंस एक बार देखते हैं। क्वेश्चंस आपके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में है। परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और ऋण आवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जो ऋण आवेश प्राप्त करेंगे, माइनस वाला, नाम से ही पता चल रहा है, ऋणायन। और परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं वो धन आवेश यानी पॉजिटिव वाले आयन बन जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? धनायन। आयनिक यौगिक डैश डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, क्या डालोगे? प्रेशर डालोगे, दाब डालोगे। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? क्योंकि ये आयनों से बने होते हैं, विपरीत आयनों के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। और इसमें ये अब चौथा क्वेश्चन, 5वां तो यही आपको चित्र ही बनाना है। और चौथे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते, लेकिन गलित अवस्था में करते हैं। तो ये भी हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया था कि ठोस अवस्था में क्या होता है कि इनके अंदर जो आयन हैं वो गति उनकी संभव नहीं होती, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ है, आपस में काफ़ी मजबूती से जुड़े हुए हैं। और गलित अवस्था में आने पर ये आयन स्वतंत्र रूप से गमन करने के लायक हो जाते हैं और विद्युत चालन कर पाते हैं। तो इनको या तो हमें गलित अवस्था में रखना है, या तो हमें इन्हें गलित अवस्था में रखना है, और या फिर जल के अंदर घुली हुई अवस्था में। तो इस प्रकार ये वर्कशीट आपकी डिस्कस हो गई। होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आप ये क्वेश्चंस करेंगे और अपनी वर्कशीट टाइम पे सबमिट करेंगे।